हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हिंदी गद्यांश, पद्यांश, पेडागॉजी और व्याकरण। ठीक है, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, जो लैंग्वेज में भाषा फर्स्ट हिंदी चुनते हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, सीटेट 2024-2025। भाई प्रैक्टिस सेट जो है ना, जितने प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट जो है पुराने नहीं होते, ज्ञान ही देते हैं। ठीक है, पुराने आएंगे उसके बाद भी आपको ज्ञान ही देंगे, ना कि गाली देंगे। ओके, तो ऐसे भ्रम में मत रहिएगा कि सिर्फ 2024-2025 तक जो है इसका वैलिड टाइम है, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक्सपायर नहीं होगा। इसे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं, तिबारा कर सकते हैं, कई बार कर सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आपको फ़ायदा ही होगा। ओके, तो प्रैक्टिस सेट नंबर जो है हिंदी भाषा फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, और जो लोग पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं वो लोग जा कर के पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें और जी जान से मेहनत करें। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उचित उत्तर दीजिए। चलिए भाई, ध्यानपूर्वक माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ते हैं और एक ही बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल ध्यान लगा करके कि एक ही बार में काम चल जाए, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ना ना पड़े। चलिए पढ़ते हैं, और हम आप लोगों से भी यही कहेंगे कि आप लोग एक बार माइंड को कंसंट्रेट करके अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, उसके बाद सिर्फ आंसर दीजिए। ओके, और ना हो पाए तो पढ़ लेना भाई, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि सिर्फ एक ही बार पढ़ो। अगर नहीं समझ में आ रहा है या फिर भूल जा रहा है तो आप पढ़ सकते हैं, बट क्या है ना, टाइम ज़्यादा लॉस होगा। टाइम बचाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए एक बार अच्छे से पढ़ना बेहतर होता है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है, माँ वहाँ कतार में बंधी है, नावें बांस की खूंटियों से, उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं हल जोतने किसान, कंधों पर हल रखे रंभाते हुए गाय बैल, तैर कर जाते हैं उस पार, घास चरने शाम को जब वे लौटते हैं घर, ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्के हो करते हैं सियार। ठीक है, ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्के करते हैं सियार, माँ तू बुरा न माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। अब भाई, अब इसके क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए देते हैं। देखिए, इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है, बताइए भाई। किसे संबोधित कर रहा है? एक लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को संबोधित कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। उपयुक्त कविता में लेखक के रूप में एक बच्चा अपनी माँ को संबोधित कर रहा है और वह कह रहा है कि माँ, मैं बड़ा होकर नाव चलाना चाहता हूँ, जिससे मैं नदी के उस पार का आनंद ले सकूं, लेकिन उसे पता है कि माँ उसे नाव चलाने वाला नहीं बनने देगी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? बताइए भाई, लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? वह नदी के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, इसलिए बनना चाहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है।
इस कविता में लेखक नाविक बनकर नदी के उस पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। इसलिए वह अपनी माँ से नदी के उस पार के सौंदर्य का वर्णन करता है तथा कहता है कि माँ, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं बड़ा होकर नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, नावों को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया होगा? बताइए भाई, क्यों बांधा गया होगा? कहीं लहरें नाव को बहाकर ना ले जाएं। ओके, यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है भाई। नाव को बांसों की खूंटियों से इसलिए बांधा गया है ताकि कहीं लहरें नाव को बहाकर ना ले जाएं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, माँ तू बुरा न माने तो पंक्ति किस ओर संकेत नहीं करती? बताइए भाई, किस ओर संकेत नहीं करती? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को नेगेटिव पूछा है। लेखक जानता है कि उसकी माँ नाविक नहीं बनने देगी, इसकी ओर संकेत करती। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कविता में पुनरुक्त शब्द युक्त आए हैं। शब्द युग्म है भाई, युक्त नहीं है। कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं। पुनरुक्त का मतलब क्या होता है भाई? दूर दूर ऊंची ऊंची। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। दूर दूर ऊंची ऊंची कविता में प्रयुक्त पुनरुक्त शब्द हैं। पुनरुक्त शब्द हैं। शब्दों के इस तरह के प्रयोग से भाषा में सौंदर्य आ जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, तैर कर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि बताइए भाई, क्योंकि लेखक तुक मिला रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। तैर कर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि कविता के लेखक तुकबंदी को मिला रहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, गद्यांश आ गया। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। पढ़ते हैं भाई, इसको भी एक ही बार पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या आपने कभी महसूस किया कि किसी सवाल का सही उत्तर मिल जाने के बाद सिर्फ उकताहट के सिवा कुछ और बाकी नहीं बचता? इसके बाद सारे रास्ते बंद से लगने लगते हैं। दूसरी ओर एक गलत जवाब उतना ही रोचक होता है जितना कोई रहस्यमय कत्ल। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि अपने 28 वर्षों के अध्यापन के अनुभव में मैंने गलत उत्तरों से कितना कुछ सीखा है। अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों दोनों द्वारा की गई गलतियों से। अब जब भी कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो मैं उससे सबसे पहले यह पूछता हूँ कि उसने ऐसा उत्तर क्या सोच कर दिया। कला संकाय के छात्र अक्सर यह शिकायत करते हैं कि विज्ञान संबंधी परीक्षाएं
उतनी रोमांचक नहीं होती, क्योंकि उनके प्रश्नों और उत्तरों का सही सही अनुमान लगाया जा सकता है। यदि व्यक्ति को किसी प्रश्न को हल करने का तरीका पहले से ही मालूम है तो उसके लिए कोई चुनौती नहीं बचती। यही सही है। भौतिक विज्ञान के शिक्षक बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी सही उत्तर तक पहुंच पाएं। हालांकि यह भी अपनी जगह सच है कि भौतिक विज्ञान के शिक्षक के लिए सबसे मज़ेदार स्थिति तब पैदा होती है जब विद्यार्थी एक ऐसा गलत जवाब कर देने की क्षमता हो। यही वह स्थिति होती है जब भौतिकी के किसी पहलू पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे विद्यार्थी के दिमाग की कसमकस को समझा जा सकता है। बहुत से गलत जवाबों की तह में कुछ सही तथ्य और सोचने की शक्ति छिपी होती है। हो सकता है कि उत्तर देने वाला अपना तर्क सही ना दे पाया, या शिक्षक द्वारा दी गई व्याख्या को सही प्रकार से ना समझा गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस रूप में उसके समक्ष तथ्य प्रस्तुत किए गए उन्हीं में कोई कमी रह गई हो। हो सकता है कि भौतिक विज्ञान के सहज नियमों को समझने में ही कोई भूल हुई हो। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं। देखिए, गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है? बताइए भाई, गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है? गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। गलत जवाब को प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इसलिए गलत जवाब को रोचक कहा गया है। किसी भी सवाल का सही जवाब मिल जाने के बाद सिर्फ बेचैनी के सिवाय कुछ नहीं बचता, जबकि कवि ने गलत जवाब की रोचकता को रहस्यमय कत्ल के समान बताया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा? बताइए भाई, गलत जवाब देने से रोमांच समाप्त हो जाता है। लोग गलत जवाब देकर रोमांच महसूस करते हैं। सवालों के सही जवाब लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी ही रोमांचक नहीं लगती थी, क्योंकि बताइए, कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती थी क्योंकि विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती क्योंकि विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है? बताइए भाई, अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत जवाब बच्चों के दिमाग में चल रही चिंतन प्रक्रिया को उजागर करने की कोशिश करते हैं, या फिर गलत उत्तर से दिमाग में कसमकस होने लगता है। यही सही है भाई,
ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता? बताइए भाई, गलत जवाब का क्या सही कारण नहीं हो सकता? क्या कारण नहीं हो सकता भाई? व्याख्या को सही रूप से प्रस्तुत ना करना, नियमों में कमियां, तर्क का अभाव, सही तथ्यों की सही उपलब्धि समझ ना आना। ऑप्शन नंबर बी सही है, नियमों में कमियां। ठीक है, उपर्युक्त अवतरण के अनुसार नियमों में कमियां रह जाना गलत जवाब का कारण नहीं हो सकता, जबकि व्याख्या को सही रूप में प्रस्तुत ना करना, तर्क का अभाव, तथ्यों की सही उपलब्धि समझ ना आना गलत जवाब का कारण हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पाठ में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विज्ञान में इक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा भाई? वैज्ञानिक, विज्ञानिक, विज्ञानिक या फिर वैज्ञानिक? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, वैज्ञानिक। ओके, विज्ञान में इक प्रत्यय लगाने से वैज्ञानिक शब्द बनेगा। प्रत्यय किसे कहते हैं? ये शब्दों अथवा धातुओं के अंत में लगाए जाते हैं। इनके प्रयोग से शब्द भेद और उनके अर्थ में भी अंतर हो जाता है। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं होता। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, परीक्षा, प्रश्न, गलती शब्द के बहुवचन रूप हैं। बताइए भाई, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, परीक्षाओं, प्रश्नों, गलतियों। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों डॉट 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 वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। क्या भाई? अपने खुद की और अपने विद्यार्थियों, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, निजवाचक सर्वनाम। ओके, अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों वाक्य में रेखांकित शब्द खुद निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा से पहले आता है। हिंदी में सर्वनाम की कुल 11 संख्या है। ठीक है, हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है तथा सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा भाई। क्या ही और सब पढ़ें? ठीक है, और सब ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। जब कोई विद्यार्थी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है तो उसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए माधुरी का वाक्यों का दोहराना
एवं शब्दों की पुनरावृत्ति यह दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं भाई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 है, बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। नियमों का अति सामान्यीकरण, ऑप्शन नंबर डी सही है। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसा भाषा प्रयोग यह दर्शाता है उसने नियमों का अति सामान्यीकरण किया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। या फिर व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही है, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। ओके, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक विद्यार्थी को व्याकरण की अच्छी जानकारी नहीं होगी तब तक उसे भाषा प्रयोग में कठिनाई होगी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल आ गया पहले ही भाई, नेगेटिव आ गया, अत्यंत छोटे ये भी नहीं, सरल भाषा से युक्त हो, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें से सबसे बेटर आंसर है डी, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी सही है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसा पाठ रखना चाहिए जो बच्चों के परिवेश से जुड़ा हो। ऐसा करने से भाषा के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा तथा उनका मानसिक तथा बौद्धिक विकास भी अधिक होगा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। हतोत्साहित आ गया नेगेटिव भाई, नहीं, शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। भाषा शिक्षण में बाधक है या फिर भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी सही है भाई, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है क्या है भाई। मानक हिंदी लिखने की निपुणता प्राप्त करना, या हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, या फिर हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, या फिर दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सही रूप में समझना, व्याकरण के नियमों को रटना, यही नहीं है भाई। देखिए नेगेटिव आ गया, ठीक है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, ये भी सही है। दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना, ये भी सही है। और पहला भी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है।
ठीक है। व्याकरण के नियमों को रटना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है, जबकि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग तथा दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों को सही रूप से समझना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 53 है। कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, समाचार पत्र का वाचन करना, शब्दों को ज़ोर ज़ोर से बोलना, विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना। ओके, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सबसे प्रभावी विधि विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। अतः सपना का बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सर्वाधिक अच्छा क्रियाकलाप विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? बताइए भाई। उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। नहीं भाई। और सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, इनमें ऑप्शन नंबर बी सही है। सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिक का अधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक को चाहिए कि वह सुहेल को भाषा के प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर दे व प्रोत्साहन दे, जिससे भाषा के प्रति उसकी रुचि बढ़ेगी तथा उसकी त्रुटियों में सुधार होगा, क्योंकि अधिगम एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है क्या भाई? बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बच्चों की विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। यही ऑप्शन सही है भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी सही है। भाषा के शिक्षण में निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है भाई? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। यही ऑप्शन सही है भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है भाई बताइए? उपचारात्मक, बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान, समस्याओं के कारण की सही पहचान। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी सही है, समस्याओं की पहचान पर। ओके, उपचारात्मक शिक्षण की समस्या मुख्यतः समस्याओं की पहचान पर निर्भर करती है, क्योंकि शिक्षण में जिस प्रकार भी समस्या आती है उसे उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से दूर किया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उच्च कक्षाओं में डैश, उच्च कक्षाओं में क्या भाई? उच्च कक्षाओं में साहित्य साध्य और भाषा कौशल साधन, केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। केवल आ गया तो नेगेटिव टैग वर्ड है भाई, केवल गलत काट दीजिए देखते ही, बशर्ते क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है या नेगेटिव पूछा है। ठीक है, भाषा कौशल साध्य है और साधन साहित्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। ओके, उच्च कक्षाओं में भाषा के सभी कौशल साध्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तथा साहित्य साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन सहज एवं स्वाभाविक होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है, भाषा अर्जन सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन पूर्णतः परिवेश पर निर्भर करता है। बालक जिस भाषा परिवेश में रहता है वही भाषा सीखता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या है भाई? सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्य अंशों की विस्तृत व्याख्या, या फिर पठन कौशल पर अधिक बल देना, या फिर पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, या समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। बताइए भाई, ऑप्शन नंबर डी ही सही है। ओके, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। ओके, तो दोस्तों ये तो थे हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग बताइए कि 30 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एक बात और कहना चाहते हैं आप लोगों से, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।